देखिए, ताहिर हुसैन कौन है? जो 2020 में दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों का मुख्य आरोपी है, जिसके घर से हिंदुओं को मारने के लिए बम, पत्थर और गुलेल बरामद हुई, जिस पर आईबी अफसर अंकित शर्मा की 400 बार से ज्यादा चाकुओं से गोद गोद कर करने का आरोप है, जिस हिंदू विरोधी दंगों में दिलबर नेगी के हाथ पांव काटकर उसे जिंदा जला दिया गया था ना, जिस ताहिर हुसैन पर हिंदू विरोधी दंगों में 700 से ज्यादा केस दर्ज है, उस ताहिर हुसैन को खुद को सेकुलर कहने वाली ऑल इंडिया एमआईएम ओवैसी की पार्टी ने टिकट दे दिया, उम्मीदवार बना दिया। मैं पार्टी को शुक्रिया करना चाहती हूँ तहे दिल से। थैंक यू। आपका ये फिक्स मैच पिछली बार भी चला था और चुनाव के 10 दिन के अंदर आपने दिल्ली में दंगे कराए थे ताहिर हुसैन को आगे करके। आप दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दिल्ली की जनता देगी। और इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर जीतेंगे। लोगों की आवाम की आवाज़ है, वो मजलिस के साथ में हमारे लिए सब साथ ज़रूर साथ हैं। ये एक ऐसा परिचय है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और हम ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को वोट कौन देगा। अब सोच के देखिए ये किस प्रकार का षड्यंत्र है। स्वाभाविक रूप से एक तरह से पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम लाइन में पोलराइज करने की साजिश है, और एक तरह से ये एक धमकी भी है हिंदुओं की। दंगाइयों के लिए इंडी गठबंधन का, एमआईएम का दिल कितना धड़कता है। तो ये दंगाई बचाओ अलायंस है। बीजेपी के संकट मोचन और संकट हटाने वाले हैं वो। इससे पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का फायदा किसे होता है? तो असदुद्दीन ओवैसी जी इस बात का ध्यान दें कि इससे किसका फायदा पहुंचा रहे हैं वो। ओवैसी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि वो उन लोगों को सम्मानित कर रहा है जो हिंदुओं के घर जला रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। ये हेट पॉलिटिक्स है, डिसाइसिव पॉलिटिक्स है, डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है। इलेक्शन कमीशन को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। आप सोचिए ना, ताहिर हुसैन कौन है? कौन है ताहिर हुसैन? मतलब ये एक कबाड़ी रहा करता था, एमसीडी का पार्षद बन गया। राजनीतिक हैसियत इतनी है, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इसकी राजनीतिक हैसियत सिर्फ इतनी है कि ये दिल्ली दंगों का आरोपी है। बहुत है। अब चूंकि ये दिल्ली दंगों का आरोपी है, यही इसकी खासियत है, इसलिए इसको टिकट दे दिया गया है। ताहिर हुसैन, मैं गलत नहीं हूं तो 50 से ज्यादा लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी दिल्ली दंगों में। 50 से ज्यादा दिल्ली दंगों में। और जो इस दंगों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा जिसको आरोपी बताया गया, चार्जशीट में क्या क्या मैं आगे आपको बताऊंगा, इसको टिकट दे दिया गया दिल्ली चुनावों में। एक कबाड़ी में किसी को इंटरेस्ट क्यों होगा? तभी होगा क्योंकि वो दिल्ली दंगों का आरोपी है। मतलब कहते हैं ना कि राजनीति संकेतों की भाषा होती है, और संकेतों के जरिए ऑल इंडिया एमआईएम अध्यक्ष असद ओवैसी ने ऐसा मैसेज दिया है जो बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को चुभ सकता है। जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों का मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिस ताहिर हुसैन के घर को दंगा हाउस कहा गया, याद है आपको? क्योंकि आरोप है कि वहां कई हिंदुओं की हत्या की गई थी घर की छत पर। जिसके घर से हिंसा के वक्त कई महिलाओं के कपड़े मिले, जिस दंगों में आरोप आशंका है वहां पर महिलाओं का रेप हुआ। दंगों में आरोप है कि कट्टरपंथी भीड़ ने चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या की। मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था, दिल्ली दंगा, ताहिर हुसैन, दुकानें जलाई। ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में लिखा है कि जिस भीड़ ने अंकित शर्मा, आईबी अफसर याद है, अंकित शर्मा की 400 बार चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। 400 बार। जिस भीड़ ने अंकित शर्मा की हत्या की, उस भीड़ का नेतृत्व पुलिस की चार्जशीट के हिसाब से ये ताहिर हुसैन कर रहा था। उसे टिकट दे दिया गया है। अब इससे ज्यादा सांप्रदायिक फैसला क्या हो सकता है? ओवैसी साहब बहुत परेशान होते हैं ना। सांप्रदायिक बीजेपी, सांप्रदायिक सबसे बड़ी सांप्रदायिक सोच, सांप्रदायिक फैसला इसको कहा जाना चाहिए। उस दिल्ली दंगों का जो मुख्य चेहरा है ना, आरोपी चेहरा, उसे ओवैसी ने अपना चेहरा बना दिया चुनावों में। मोहम्मद ताहिर हुसैन को ऑल इंडिया एमआईएम ने अपनी पार्टी का चेहरा बना दिया।
और दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मुस्तफाबाद से उतारने का फैसला कर लिया। इस बात की जानकारी खुद असद ओवैसी ने दी। ओवैसी ने आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या करके उनके शव को नाले में फेंकने के आरोपी ताहिर हुसैन के लिए जानते हैं क्या कहा है? लिखा कि एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन ऑल इंडिया एमआईएम में शामिल हो गए हैं और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्य और समर्थक आज मुझसे मिले और पार्टी में शामिल हुए। मैंने टिकट दे दिया। बहुत बड़ा दिल दिखाया साहब। दिल्ली दंगों का आरोपी, दंगों को लेकर सोचिए, वो दंगे हिंदू विरोधी थे, हिंदुओं को वहां पर मारा गया, काटा गया, दिलबर नेगी से लेकर सब कुछ है। ये यानी मतलब एक तरीके से दिल्ली दंगों को कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेजिटिमाइज करने की कोशिश है। दिल्ली दंगों को लेजिटिमाइज करने की कोशिश है, दिल्ली दंगों के आरोपी को चुनावों में टिकट देना। यानी जो बात मतलब आज देश के करोड़ों हिंदुओं को चुभ रही होगी ना, उस बात पर ताहिर हुसैन का परिवार बेहद खुश है। ताहिर हुसैन की पत्नी शमा ने ओवैसी का शुक्रिया अदा किया, जबकि ताहिर का बेटा शादाब पिता को ऑल इंडिया एमआईएम का टिकट मिलने से बहुत उत्साहित नजर आ रहा है। दिल्ली दंगों का आरोपी पार्टी नेता टिकट दे रहे हैं। उसने दावा किया, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पार्टी को शुक्रिया करना चाहती हूँ तहे दिल से, थैंक यू। पार्टी को शुक्रिया करना चाहती हूँ तहे दिल से, थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से मैं सबसे पहले तो ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का भी, और साथ में प्रदेश अध्यक्ष जनाब शुएब जमाई साहब का, कि उन्होंने हमारी इस परेशानी में हमें अपनाया। एमआईएम पार्टी में आज हम शामिल हुए हैं और इन्होंने हमें जो मुस्तफाबाद विधानसभा से मेरे वालिद साहब को कैंडिडेट बनाया, उसके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे मुस्तफाबाद में और बाकी सीटों पर भी, और इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेंगे। बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हमें इंशाअल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा, जिनमें से हमारे 9 केस में बेल हो गई है और बाकी में भी ज़रूर हो जाएगी। मतलब जो ताहिर हुसैन अब ओवैसी की आंखों का तारा है ना, सबसे बड़ा दुलारा है, सबसे बड़ा दुलारा, आंखों का तारा। जो ताहिर उस दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा, जिस दंगों में सैकड़ों लोग जख्मी हुए, कई लोगों के घर, गाड़ियां, दुकानें फूंक दी गई। उस दंगों में ताहिर हुसैन के लिए दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में जानते क्या कहा था? अब सुनिए चार्जशीट में क्या लिखा था। टिकट दी गई है इसको। दंगों से पहले ताहिर हुसैन ने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से मारपीट की। उसके बाद इसने प्लान किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दिल्ली आएंगे तो उसी वक्त दिल्ली में हंगामा होगा, जिसका मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिसे टिकट दिया ओवैसी ने, ताहिर हुसैन ने पूछताछ में माना है कि उसने अपने घर की छत पर तेजाब, पेट्रोल, पत्थर इकट्ठा किए थे। किसके लिए? सोचिए ना, ये पेट्रोल बम, बोतलों के अंदर पेट्रोल डालकर पेट्रोल बम, तेजाब हिंदुओं को मारने के लिए ना, किस लिए इकट्ठा किए थे? और ओवैसी साहब टिकट दे रहे हैं इसे। ये देखिए पेट्रोल बम, ये सब छत से मिला था साहब। ये उस वक्त की तस्वीरें, ये फाइल तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। तेजाब, पेट्रोल, पत्थर इकट्ठे किए थे इस दंगा हाउस के अंदर, इसे टिकट दे दी गई है। यानी जिसे दिल्ली दंगों का मुख्य विलन माना जाता है, टिकट देकर ओवैसी मैसेज दे रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा हीरो है साहब। ओवैसी जिसे अपनी पार्टी का चेहरा बना रहे हैं, उसे दिल्ली दंगों के बाद से आज तक जमानत नहीं मिली है। जेल में है ताहिर हुसैन, जेल में है, इसको टिकट दे दी गई है। ताहिर हुसैन जिन दंगों में आरोपी है, वो दंगा आज से ना 4 साल पहले, याद करिए 2020 में होता। मैं एक बार जल्दी से आपको याद दिला देता हूं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में ये दंगा 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चला। 4 दिन तक मौत का नंगा नाच हुआ था वहां पर। दंगों में जान माल का भारी नुकसान हुआ, चुन चुन कर मारा गया, दिलबर नेगी की हत्या कर दी गई। मैं खुद वहां पर गया था, मैंने वो डेड बॉडी देखी थी दिलबर नेगी की। स्वीट शॉप थी, अंदर हाथ पैर कटे हुए थे और जला हुआ था वो शव। दिलबर नेगी हाथ पैर दोनों काटकर शव जिंदा जला दिया गया था। वो मैंने अपनी आंखों से देखी है वो बॉडी। 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 69 घर पूरी तरह से जल गए, जिससे उन घरों में रहने वाले परिवार बेघर हो गए। 168 घर आंशिक रूप से जले, 327 दुकानें जल गई। दुकानदारों के परिवार के आगे पेट भरने का संकट खड़ा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने दंगों से जुड़ी 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की। कोई फर्क नहीं पड़ता ओवैसी साहब को, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। दिल्ली दंगों के सबसे बड़े आरोपी को टिकट। 2619 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2094 लोग जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा अदालत ने अब तक 47 लोगों को दोषी पाया, 183 को बरी कर दिया।
75 के खिलाफ पर्याप्त सबूत ना होने के कारण कोर्ट ने उनका मामला रद्द कर दिया। अब देखिए, ओवैसी के प्लान के बाद बीजेपी ने उन्हें दिल्ली दंगों को यही खौफनाक तस्वीरें याद दिलाई। कहा कि ओवैसी का फैसला साफ संदेश है कि एआईएमआईएम का हाथ किन लोगों के सर पर है। बीजेपी ने कहा है साहब कि दिल्ली वालों के घाव अभी भरे भी नहीं है, उनकी आंखें खुली हुई हैं, इसलिए वो दंगों के आरोपी को प्रत्याशी के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी ने कहा कि दंगे के आरोपी को टिकट देने का एक मतलब यह भी है ओवैसी दिल्ली दंगों का खुला समर्थन करते हैं। सुनिए। ओवैसी की पार्टी ने यह घोषणा की है कि वो आदमी जिसकी घर में बम मिले, ये पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, मंदिर की तरफ निशाना साधती हुई गुलेल लगी हुई मिली, पेट्रोल बम मिले, पत्थरों का जखीरा मिला, जिसके घर के अंदर युवा तेजस्वी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का न केवल मर्डर हुआ बल्कि 400 बार चाकुओं से गुदा हुआ वो शव नाले से निकलता हुआ, ये देश कभी भूल नहीं सकता उस दर्दनाक क्षण को, उस पल को। ऐसे ताहिर हुसैन को, जिसका खुद का बयान कोर्ट में दर्ज है कि वो दिल्ली के हिंदू समाज के पलायन के लिए साजिश रच रहा था, ऐसे ताहिर हुसैन को दिल्ली के चुनाव में उतारने की एक ट्वीट ओवैसी के द्वारा की गई है। दिल्ली भूली नहीं है कि 10 फरवरी को चुनाव का परिणाम आया था और 12 दिन के अंदर इसी ताहिर हुसैन के नेतृत्व में दिल्ली में किस प्रकार का दंगा किया गया। दिलबर नेगी, उत्तराखंड का बच्चा जिसको पहले हाथ पैर काटे फिर जिंदा जला दिया गया, दिनेश खटीक जी जिनको मारा गया, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी जिनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। ऐसे न जाने कितने पाप ताहिर हुसैन और इस गैंग के द्वारा 5 साल पहले दिल्ली में किए गए। ये उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी और ओवैसी का एक फिक्स मैच है। ओवैसी इस वक्त आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है। ये दिल्ली के मुस्लिम वोटों को डर से, दहशत से और भड़का के इकट्ठा करने का एक प्लान दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ताहिर हुसैन को इसीलिए मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। मुस्तफाबाद सीट है वो, मुस्तफाबाद, जहां से ओवैसी ने ताहिर को अपना पार्टी का उम्मीदवार दुलारा चेहरा बनाया है। इस सीट के बारे में जानने के बाद ना आप ये समझ पाएंगे कि ओवैसी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से इसी सीट को क्यों चुना। 2008 से पहले मुस्तफाबाद सीट का ज्यादातर हिस्सा करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में आता था, लेकिन 2008 के बाद परिसीमन के बाद मुस्तफाबाद सीट अस्तित्व में आई। यह इलाका मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। यहां मुस्लिम आबादी 38 से 40% है। दूसरे नंबर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं। पूर्वांचल और उत्तराखंड के लोग भी इस इलाके में काफी तादाद में हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो यहां तीनों बार अलग अलग पार्टी को जीत मिली। मुस्तफाबाद सीट पर 2013 में कांग्रेस जीती, 38% के आसपास वोट मिले। 15 में बीजेपी जीती, 35%। 20 में इस सीट से आम आदमी पार्टी जीती, 53% वोट। और अब ओवैसी की पार्टी की तरफ से इस सीट को चुना गया है ताहिर के लिए। दिल्ली वाले ताहिर को चुनते हैं नहीं चुनते हैं, फैसला आपके पाले में है। आगे बढ़ेंगे और अब सवाल यह कि क्या राहुल गांधी के चक्कर में इंडिया अलायंस टूट जाएगा। दरअसल राहुल गांधी के विरुद्ध इंडिया अलायंस में ना गृह युद्ध शुरू हो चुका है, जिसने इंडिया अलायंस को के नेतृत्व के सवाल पर टुकड़े टुकड़े एक तरीके से कर दिया। एक तरफ टीम राहुल तो दूसरी तरफ टीम ममता। हालांकि पलड़ा टीम ममता का भारी है। कौन किधर खड़ा है और राहुल से सबको प्रॉब्लम क्या है, राहुल से प्रॉब्लम क्यों है, बात इसकी। कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। আমি তো একটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি করে দিয়েছিলাম যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। कांग्रेस इसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने नहीं हो, ममता को कांग्रेस क्यों जताने नहीं हो, ममता को। लोगों के अंदर बहुत दिन से खिचड़ी पक रहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व को इन लोगों ने नकारने का काम किया है। दीदी
को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। राहुल गांधी जी को डेप्यूटेट तो करना चाहिए और उन्होंने ही एक करिश्मा स्थापित किया लोकसभा चुनाव। अगर उनको ये जिम्मेदारी मिलती है, हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छे से निभा पाएंगी और इंडिया अलायंस के गठबंधन को और मजबूत करेंगे। जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। अगर ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक की सदारत संभालना चाहती हैं तो दावा वहां पे करें, उस पे बहस होगी। देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। मतलब कोई नहीं बचा जिसको राहुल गांधी से प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप सोचिए, शरद पवार, अभी 8 बजे की मुलाकात उनकी केजरीवाल के साथ, वहाँ शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की नेता है, उमर अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, A to Z सारी पार्टियां इंडिया अलायंस में, सबको कांग्रेस से प्रॉब्लम हो गया अचानक से। पता नहीं क्या हो गया, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद यह साइड इफेक्ट है। मगर इस चीज को ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से करीब 5 महीने पहले, वैसे तो बार बार भी कहा है, लेकिन 5 महीने पहले सबसे पहले कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताया था। परजीवी, ये परजीवी क्या होता है? उन्होंने कहा था कि परजीवी पार्टी मतलब कांग्रेस ऐसी पार्टी बन गई है जिसके साथ खड़ी होगी उसी पार्टी का बंटाधार कर देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को निगल जाती है, कांग्रेस से सबसे ज्यादा उनके सहयोगियों को खतरा है, प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री की कही उस बात पर क्या इंडिया अलायंस की पार्टियों को अब भरोसा होने लगा है? इसलिए सारी पार्टियां धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा करती नजर आ रही है। बिछड़े सभी बारी बारी, कांग्रेस से समस्या सारी या राहुल से समस्या सारी। कोई राहुल जी को नेता मानने को तैयार ही नहीं है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अविश्वास जाहिर किया जा रहा है। ममता को चेहरा बनाने की मांग शुरू हो गई है, राहुल वर्सेस ममता हो गया है। अब राहुल जी थोड़ी ना दावा छोड़ने वाले हैं कि ममता के नेतृत्व में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ममता का नेतृत्व राहुल जी करेंगे स्वीकार। मगर ये वही ममता है जो राहुल को निशाने पर ले चुकी हैं। याद है ममता बनर्जी, इन्होंने राहुल गांधी जी को बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी बताया था। मतलब बीजेपी की जीत के हीरो राहुल होते हैं, राहुल की वजह से बीजेपी जीतती है, ये ममता कह चुकी है। यही ममता बनर्जी ने क्या राहुल गांधी के साथ कोई बड़ा खेला कर दिया है? राहुल गांधी के खिलाफ इस कोशिश में ताजा नाम जुड़ गया लालू प्रसाद यादव का। लालू यादव ने कह दिया ममता लाओ, ममता लाओ। वो तो कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाने की मांग कर दी है। राहुल नहीं, ममता लाओ। ममता बनर्जी के नेतृत्व से कोई ऐतराज नहीं बोलता, कह रहे हैं ममता लाओ। जबकि वही लालू प्रसाद यादव है अभी 2023 में मटन पार्टी, याद है? दूल्हा, हाँ ये भी 2023 में राहुल गांधी को दूल्हा और विपक्ष को बाराती बनाने की बात कही थी। और यहां तक कि राहुल गांधी के समर्थन में सावन में मटन खिलाया था, सावन के महीने में उनके साथ मिलकर मटन तक बनाया था। ये देखिए वो तस्वीरें। लालू के बेटे तेजस्वी भी बिहार में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के वक्त उनके साथ चले थे। अब लालू जी ने यू टर्न ले लिया, ममता लाओ ममता लाओ। राहुल जी से प्रॉब्लम क्या हो गई है साहब? लेकिन अब लालू भी उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं। वही मौका देखकर टीएमसी भी चौका लगा रही है। कांग्रेस से टीएमसी अहंकार छोड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की वजह से नहीं हो, ममता को दो। कांग्रेस की वजह से नहीं हो, ममता को दो। सबको ही बोलना होगा, ये दीदी के ले आना चाहिए, दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। ये तो सच्ची बात है, कांग्रेस उनको ईगो को लिए दीदी का माफिक लीडर को मिस किया था। देखिए वैसे मेरिट के हिसाब से अगर देखा जाएगा राहुल वर्सेस ममता, तो ममता ज्यादा सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी ममता बनर्जी के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, वो तो हर कोई जानता है साहब। राहुल गांधी, उनको बार बार सरनेम की वजह से अगर वो यहां तक आए भी, लेकिन उनका एक हार का रिकॉर्ड भी है। लोग नंबर देते हैं 80, 85, 90 चुनाव वो हार चुके हैं। 2014 से देखें तो शायद 55 से 60 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। अभी हरियाणा महाराष्ट्र हमने देखा।
ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। बंगाल में बीजेपी के लिए मुश्किलें हमेशा ममता बनर्जी ने खड़ी की हैं। तो अगर राहुल वर्सेस ममता होगा तो ममता का पलड़ा तो भारी होगा ही। मेरिट के हिसाब से, सरनेम के हिसाब से नहीं, मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो ममता लीड में है। इस वक्त इंडी गठबंधन में हो ये रहा है, दो मोर्चे खुल गए, ध्यान से सुनिएगा। एक मोर्चा मानता है साहब कि चुनावों में ना इंडी अलायंस के चुनावी बंटाधार की वजह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस है, इसलिए अब इंडिया अलायंस की कमान ना ममता को दे दो। लालू जी कह रहे हैं ममता को दो, ममता को दो। राहुल की जगह ममता को कमान देने की मांग करने वाले इस मोर्चे में अखिलेश यादव है। अच्छा, अखिलेश यादव है जो कांग्रेस नेताओं को चिरकुट बता चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को अहंकारी। अच्छा हाँ, ये टीम ममता टीम राहुल, हाँ ये देखिए ध्यान से आप। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन से बाहर आ चुकी है। शरद पवार ममता पर भरोसा जाहिर कर चुके हैं, वो केजरीवाल जी के साथ बैठक कर रहे हैं। 8 बजे होनी थी उनकी। उन्होंने कहा कि ममता में गठबंधन नेतृत्व की क्षमता है। तो शरद पवार हो गया, लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा अखिलेश यादव, अभी और नाम सुनते जाइए साहब। राहुल किसी को स्वीकार नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले ही दिल्ली में कांग्रेस से किनारा कर चुकी है, हम तो अकेले लड़ेंगे। उधर हेमंत सोरेन, अच्छा हेमंत सोरेन भी इधर है, टीम ममता में रखा गया। वो इसलिए संभव था कि अगर उनको चुनना पड़ा तो शायद वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, वो ममता को चुनेंगे, क्योंकि झारखंड में उतनी मदद मिली ही नहीं कांग्रेस से, अपने दम पर चुनाव जीता। लालू जी भी शामिल हो गए। देखिए आप ये लिस्ट देखिए, इधर टीम ममता भारी है, ममता का पलड़ा भारी है और खुलकर ममता के नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी का समर्थन करने वाले नेताओं में यहाँ भी फारूक अब्दुल्ला, और वैसे तो उमर अब्दुल्ला ने अभी बोल दिया, उनको भी इधर लाइए साहब, गलत हो गया ग्राफिक्स, उधर भेज दिया। फारूक अब्दुल्ला भी इधर लाइए। उमर अब्दुल्ला ने अभी बोला कि हाँ अगर वो ममता जी अगर दावा ठोकती हैं तो बहस होनी चाहिए। मतलब राहुल उनको भी अभी कंफर्म नहीं है, वो भी कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी ग्राफिक्स से गलती हो गई, इधर हो गया, इधर लाइए टीम ममता में। एक उधर एमके स्टालिन संभवतः बच्चे, शायद उनका पक्ष ही नहीं आया अभी तक। सवाल ये है कि इंडिया अलायंस की कई पार्टियों को राहुल गांधी से एलर्जी क्यों हो गई है? मतलब कुछ तो होगा ना। क्यों विपक्षी पार्टियों को लग रहा है साहब कि गठबंधन की कमजोर कड़ी राहुल गांधी है, और राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। बीजेपी नहीं चाहेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव ना हो। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया अलायंस का चेहरा राहुल गांधी ना हो। बीजेपी हमेशा चाहेगी कि राहुल गांधी चेहरा हो, मोदी वर्सेस राहुल हो। बीजेपी हमेशा चाहेगी, क्योंकि इसमें मोदी जी का फायदा है। क्यों कई पार्टियों को लग रहा है साहब कि राहुल की वजह से इंडिया अलायंस को नुकसान हो रहा है? और क्या इसलिए टीएमसी को यह कहने का मौका मिल गया कि कांग्रेस सभी दलों को साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है? राज्यों में मिली हार भी कांग्रेस का अहंकार नहीं तोड़ पा रही है। दरअसल इसको समझिए आप, इंडिया अलायंस में राहुल गांधी पर उठ रहे सवालों के पीछे लोकसभा चुनाव के बाद देश में 4 राज्यों के नतीजे हैं। 4। अभी जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस जीता, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस से गठबंधन का नुकसान हो गया। कहा ना प्रधानमंत्री ने परजीवी पार्टी सहयोगियों को निगल जाती है। सच है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आंकड़े आपके सामने रखे हैं। हरियाणा में 1-1 फाइट, बुरी तरह हारी कांग्रेस। झारखंड में इंडिया अलायंस की जीत का चेहरा राहुल नहीं थे, सोरेन थे। सोरेन जीते, अच्छा जीते, बढ़िया किया। महाराष्ट्र में सोचिए सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी, बुरी तरह चुनाव हारी, बुरी तरह। यानी जो पीएम ने कहा परजीवी पार्टी, सहयोगियों को निगल जाने वाली पार्टी, सहयोगियों का नुकसान करने वाली पार्टी, गठबंधन में शामिल पार्टियों को भी अब क्या ये लग रहा है कि गठबंधन का असली फायदा तो कांग्रेस को मिल रहा है और कांग्रेस से गठबंधन करके सारा नुकसान, मतलब इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता वाली स्थिति है कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में। कम से कम सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 सीटों पर लड़ी साहब, 42 पर जीती, 42। उमर अब्दुल्ला ने कई बार नाराजगी जाहिर की, जम्मू छोड़कर कश्मीर आइए। उमर अब्दुल्ला बहुत नाराज हुए थे कांग्रेस से। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 सीटों पर लड़ी, 42 जीती, स्ट्राइक रेट रहा 75%। कांग्रेस 39 पर लड़ी, 6 जीती, 6, स्ट्राइक रेट 12-13%। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के भरोसे होती तो इस वक्त विपक्ष में बैठी होती। इसी तरह पीएम मोदी ने कांग्रेस को परजीवी बताते हुए कहा था कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला था वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 26%, जबकि जहां कांग्रेस गठबंधन के कंधे पर चढ़कर लड़ी वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50%। आप समझ रहे हैं? सवाल यह कि पीएम मोदी की इसी बात और चुनावों में कांग्रेस की पतली हालत को देखकर सहयोगी दल क्या राहुल गांधी को गठबंधन का चेहरा मानने से इंकार कर रहे हैं? क्योंकि अब दिल्ली चुनाव आने वाले हैं, 2 साल बाद बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी को चेहरा बनाकर दावा ठोकने का मौका मिल गया, इसलिए एक और लालू कह रहे हैं साहब कि ममता को नेतृत्व करना चाहिए। उद्धव गुट भी सुना रहा है, उद्धव गुट सुना रहा है कांग्रेस में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है,
कांग्रेस कह रही है साहब कि देश जानता है असली नेता तो राहुल गांधी ही है। सुनिए। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। Agree with what they are saying. The sentiment is something we are also in agreement with. जैसे मैंने कहा, उनका एक्सपीरियंस रहा है, लंबा एक्सपोजर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी मैं मानती हूँ साजिश रही है इंडिया के खिलाफ हो या वेस्ट बंगाल के खिलाफ हो, उन्होंने भली भांति उजागर किया। वैसे ऐसा भी नहीं है, मतलब ये तो ऑपोजिशन को भी, मतलब ये तो ये कह रहे ऑपोजिशन कि राहुल गांधी ना होते तो मोदी पीएम पद से हट चुके होते। मतलब राहुल की वजह से ही मोदी जो है लगातार 14, 19, 24, अब उसके बाद संभवतः आगे भी कह रहे हैं 29 भी मोदी जी जीत जाएंगे। सब राहुल गांधी की वजह से हो रहा है क्या? एक बार पीएम मोदी ने ना राहुल गांधी पर तंज कसते हुए जानते हैं क्या कहा था कि कांग्रेस बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। नाम नहीं लिया था राहुल गांधी जी का, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा था मैं आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रही है, बार बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है, पीआर वाले उसी फेल्ड प्रोडक्ट की पैकेजिंग, रीपैकेजिंग करते रहते हैं। फेल्ड प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में पार्टी फेल हो गई, कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई, ये कहा प्रधानमंत्री ने। हालांकि पीएम का ये हमला राजनीतिक हो सकता है, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक हमला प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन जिस तरह से लालू, अखिलेश, उद्धव, शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, यहां तक कि कांग्रेस के कुछ नेता भी अभी हाल फिलहाल पीछे राहुल गांधी की राजनीतिक समझ, G23 याद है आपको, उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं कांग्रेस के नेता G23। और अब जिस तरह से इंडी के नेताओं ने भी खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ममता लाओ, ममता लाओ, ममता को दो, उसके बाद से ना उनके नेतृत्व में हुई हार के आंकड़ों की भी बहुत चर्चा है। क्योंकि देखिए फैक्ट्स क्या कहते हैं, कुछ आंकड़ों की माने तो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 80% स्ट्राइक रेट है। 10 साल का हमने कुछ आंकड़ा निकाला आपके सामने, 56 चुनाव हार चुकी है। 14 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। 2014 से कुल 71 चुनाव हुए थे इसमें। 2015 फिर दिल्ली, आगे बढ़ाते रहिए जल्दी जल्दी, इसमें 3 लोकसभा चुनाव भी हैं। 16 केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। फिर 17 आया गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 18 कर्नाटक, त्रिपुरा, तेलंगाना, नागालैंड, मिजोरम। 19 आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। महाराष्ट्र में हार हुई थी, वो तो फिर पीछे के दरवाजे से अलायंस हो गया था। 2020 बिहार, दिल्ली। फिर 21 केरल, असम, बंगाल, पुडुचेरी। फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात। 23 त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। फिर 24 महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये कुल मिलाकर जो है ये 71 चुनाव हुए। 71 चुनाव। अब इसमें से 80% चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई कांग्रेस पार्टी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि 80% हार, राहुल नहीं स्वीकार, ममता लाओ, राहुल हटाओ, आगे क्या होगा पॉलिटिक्स बताएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव की बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने दांव छेड़ दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ एक ऐसा विवादास्पद, मतलब बहुत ही गंदा बयान दिया, बहुत ही ओछा बयान दिया कि नयन सेकने जा रहे हैं नीतीश जी, आंखें सेकने। मतलब पूरे एनडीए ने ना उनके खिलाफ चौतरफा हमला शुरू कर दिया। लालू के बयान पर एनडीए नेताओं ने क्या कुछ कहा उसको हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्यों कहा, सुनिए सबसे पहले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नयन सेकने जा रहे हैं। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक, आंखें सेकने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नेता हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत पूरे बिहार में एक यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान नीतीश राज्य भर की महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। लालू प्रसाद यादव से नीतीश की इसी यात्रा के बारे में सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने बेहद विवादास्पद बयान दिया। बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए के घटक दल अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हैं। लालू के इस बयान की नीतीश का नहीं, पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान वो बता रहे हैं। और वैसे होना भी ये बहुत ही भद्दा बयान है। एनडीए लालू के बयान से माफी की मांग कर रहा है। और आप एक बार लालू का बयान सुनिए और रिएक्शंस क्या है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता ने झेला कैसे अब तक? ऐसी घटिया मानसिकता के लोग किसी दल की अगुवाई कर रहे हैं तो उस दल के संस्कार, उसकी संस्कृति, उसके चाल, उसके चेहरे को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत ही अशोभनीय बयान है और मुझे लगता है कि कौन नीतीश कुमार जी के लिए बात कह रहे हैं, वो जिनके कार्यकाल में महिलाएं घर से बाहर निकलने में कतराती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की। यूपी के फतेहपुर में आज 185 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चल गया साहब। 150, ये नूरी जामा मस्जिद, ये अवैध हिस्सा, अवैध अतिक्रमण बुलडोजर से गिरा दिया गया। 2 मंजिला मस्जिद का, अच्छा ये वो तस्वीरें भी आ गई हैं, ये वो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीर है बुलडोजर एक्शन की, ये अवैध अतिक्रमण, रास्ता क्लियर करने के लिए अतिक्रमण था दरअसल। नूरी मस्जिद का अवैध हिस्सा बुलडोजर से हटा दिया गया। 2 मंजिला मस्जिद का जो हिस्सा गिराया गया वो उसके बिल्कुल करीब से गुजर रहे बांदा बहराइच हाईवे के रास्ते में जा रहा था दरअसल। हाँ, ये वो बुलडोजर, ये दरअसल एक हाईवे रास्ता क्लियर करने के लिए अतिक्रमण था, लेकिन 185 साल पुरानी मस्जिद बांदा बहराइच हाईवे के रास्ते में आ रहा था। बताया जा रहा है साहब कि 1 महीने पहले ही पीडब्ल्यूडी ने मस्जिद कमेटी को अवैध कब्जा हटाने का ऑर्डर दिया था, नोटिस दिया गया था, 1 महीने का नोटिस दिया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्सा हटाने के बजाय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि मस्जिद कमेटी को पीडब्ल्यूडी के नोटिस पर कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला और 13 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी गई। अब मस्जिद कमेटी का आरोप है कि साहब सुनवाई से 3 दिन पहले ही प्रशासन ने मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। मस्जिद कमेटी का दावा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मस्जिद कमेटी का दावा है कि नूरी मस्जिद करीब 180 साल पुरानी है, 180-185 साल। उनके मुताबिक नूरी मस्जिद का निर्माण 1839 में हुआ था। मस्जिद कमेटी का कहना है साहब कि जब मस्जिद बनी थी तब वहां सड़क नहीं थी, जंगल था जब मस्जिद बनी। ऐसे में अवैध निर्माण की बात गलत है, लेकिन अब तो बुलडोजर चल गया। कमेटी का यह भी कहना है साहब कि जानबूझकर मस्जिद को टारगेट किया गया है, क्योंकि इसे बचाने के लिए बाईपास बनाने की सलाह दी गई थी कि बाईपास बना लो। हाईवे, वो हाईवे पर पड़ रही थी मस्जिद, जो अतिक्रमण था प्रशासन के हिसाब से तोड़ दिया, रास्ता क्लियर हो गया। लेकिन यहां मस्जिद कमेटी का दावा है साहब कि बाईपास बनाने की सलाह दी गई थी, विचार ही नहीं किया गया। मस्जिद कमेटी ने कहा इस मसले पर 13 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई थी, इसलिए मस्जिद पर एक्शन पूरी तरह से गलत है। वहीं जिला प्रशासन की दलील है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से 45 दिन पहले मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया था। आगे बढ़ेंगे, आज की एक और बड़ी खबर, बात करेंगे बाबरी मस्जिद की। जी हां, यूपी के अयोध्या में मंदिर तोड़कर बनाई गई बाबरी मस्जिद का अब कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नहीं है। जिस मंदिर को कभी तोड़कर बाबर ने, मतलब वहां बाबरी बनवाई थी ना, आज वहां फिर से रामलला का विशाल और भव्य मंदिर है। लेकिन यूपी से बाहर अब एक और बाबरी की तैयारी हो रही है। बनाने की जिम्मेदारी उठाई हुमायूं ने, एमएलए हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, हुमायूं बनवाना चाहते हैं बाबरी मस्जिद। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक हैं, एमएलए हैं टीएमसी के, ममता के एमएलए हुमायूं अकबर ने ऐलान कर दिया है मैं बनवाऊंगा मस्जिद बाबरी। वो जल्दी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे ताकि मुसलमान सिर उठाकर चल सकें। हुमायूं ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हुमायूं के बयान पर हमला बोला, कहा कि उनका बयान टीएमसी के एजेंडे को ही सामने रखता है, जो बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि प्रदेश में बाबर की सोच को स्थापित करना चाहता है। আমরা বলেছি যে বাংলায় প্রায় 35% ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে। একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় 70% মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। তাদের আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের মধ্যে একটা ট্রাস্টি তৈরি করে যারা বিভিন্ন সমাজের, আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকে যারা মাদ্রাসা চালায়, মাদ্রাসার যে সমস্ত
কর্তা ব্যক্তিরা আছেন, অর্থাৎ সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার যারা আছেন, এই সমস্ত তাদের লোককে নিয়ে এবং এছাড়াও যারা অনেক ইম্পর্টেন্ট মানুষ আছে তাদের নিয়ে একটা ট্রাস্টি তৈরি করা হবে। সেই ট্রাস্টিটা অবশ্যই আগামী 2-3 মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে, নর্মস মেনে বা নিয়মকে গুরুত্ব দিয়ে। এবং আমাদের আশা যে আমরা 2025 সালের 6 ডিসেম্বর এটার একটা ভিত্তি স্থাপন করব। हुमायूं तो जाहिर सी बात बाबर के पुत्र थे, तो बाबर की जो मानसिकता है वो कौन सी है? वो है लूटने की, महिलाओं के पर अत्याचार करने की, सनातन को समाप्त करने की, धर्मशास्त्रों को जलाने की, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में आग लगाने की, भारत को समाप्त करने की। तो ये सारी मानसिकता तो पहले से बंगाल में व्याप्त है। यानी जो बाबरी सोच है वो पहले से ही है। अब उसकी मस्जिद मत बनाओ, उसकी मस्जिद बनाने का क्या फ़ायदा? मस्जिद तो इबादत का है, चाहे हिंदू के मंदिर बने या मुस्लिम की मस्जिद बने, उसमें कहाँ आपत्ति। और ये हुमायूं अकबर जानते हैं वही है, ये वही साहब एमएलए जिन्होंने हिंदुओं को भागीरथी में काट कर बहा देने की धमकी दी थी। कहा था हम 70% है हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे, बाबरी बनाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं का जवाब दिया था, वो याद है मिथुन चक्रवर्ती ने अमित शाह के सामने, सुनाते हैं आपको। 26 ये मसनद हमारा होगा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। ये सब वही निकृष्ट हिंदूद्रोही मानसिकता का परिणाम है और सब विपक्ष के कुछ कुनबे के लोग इसी काम को करने जा रहे हैं। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। विपक्षी नेताओं में हिंदुत्व को गाली देने की होड़। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவருப்பாக சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் சொல்லுவோம். मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू बीमारी बताया। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். डीएम के सांसद ए राजा ने सनातन को HIV बीमारी बताया। மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவருப்பாக சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் சொல்லுவோம். अब महबूबा मुफ्ती की बेटी ने हिंदुत्व को बीमारी बताया। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। हिंदुत्व को बीमारी बताकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी हिंदुत्व विरोधी नेताओं के क्लब में शामिल हो गई हैं। पिछले 2 दिनों में उनके हिंदुत्व वाले बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं। महबूबा मुफ्ती भी बेटी के बयान पर चुप्पी साधे बैठी हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को बीमारी बताते हुए कहा था कि लाखों भारतीय हिंदुत्व नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। इल्तिजा के इस बयान पर देश भर के साधु संतों और करोड़ों हिंदुओं में अपार गुस्सा देखा जा रहा है। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री ने तो इल्तिजा मुफ्ती को मूर्ख बता दिया। उन्होंने इल्तिजा के बयान को बेहद घटिया करार दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी दवा है जिससे पूरे विश्व का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व बीमारी नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, जीवन जीने की विचारधारा है। बाबा बागेश्वर ने इल्तिजा मुफ्ती को मेंटल हॉस्पिटल में उनके दिमाग का इलाज कराने की सलाह दी है।
हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है, हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। और हमको जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। बहुत ही वाहियात है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बवाल मचा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। इल्तिजा के बयान से देश भर में साधु संत गुस्से में है। बाबा बागेश्वर ने तो इल्तिजा को नसीहत देते हुए कहा कि हिंदुत्व नर में नारायण देखता है, बेटी में माँ गौरी को देखता है, लेकिन जिन्हें हिंदुत्व बीमारी नजर आती है वो लोग अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व सरवारकर साहब की फिलॉसफी है, जो यहाँ कहते थे कि इंडिया इज फॉर हिंदूज ओनली एंड इट्स ऑफ हिंदूज। हिंदुइज्म विच आई रिस्पेक्ट, मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं, आई एम अ कम्प्लीटली सेक्युलर।